Good morning to all. We are on our chapter 5th, the fundamental unit of life. In our previous class, we have read about the nucleus, structure of nucleus and the function of nucleus. Now today we are going to read about the prokaryotic cells and eukaryotic cells. So further before explaining eukaryotic and prokaryotic, I would like to एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. तो अगर आपको डिफरेंस समझ आ जाएंगे तो आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल. डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. पहला डिफरेंस है साइज को लेके. प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है जनरली साइज में छोटी होती है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है वो साइज में बड़ी होती है. प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियर एरिया होता है, मतलब जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो ये क्लियर नहीं होता है और डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. द रीजन इज नोन एज न्यूक्लियोलॉइड. इट रिप्रेजेंट अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस. एक्चुअली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, आप ये भी लिख सकते हैं कि द न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स इज नॉट प्रॉपर्ली डेवलप्ड. जो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है उनका न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है. ऐसा लगता है कि कोई प्रिमिटिव टाइप की का न्यूक्लियस है. जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है इज वेरी well defined and nucleus is surrounded by a double layered membrane. It represent true nucleus. जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसके अंदर न्यूक्लियस बहुत ही अच्छे से डिफाइन होता है, अच्छे से डेवलप न्यूक्लियस होता है और एक डबल मेम्ब्रेन से राउंडेड होता है. मतलब इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. न्यूक्लियस के चारों तरफ 2 लेयर की एक मेम्ब्रेन पाई जाती है और ये ट्रू न्यूक्लियस होता है. प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, यानी एक ही तरह का क्रोमोसोम होता है, एक ही क्रोमोसोम होता है. जबकि यूकैरियोटिक सेल जो होती है उनमें बहुत सारे मोर देन वन, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट. यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें ऐसे ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है. जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल्स ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट. ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जिनके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, या जो डबल बाउंडेड लेयर या मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का राइबोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 2 तरह के राइबोसोम पाए जाते हैं. बोथ टाइप ऑफ राइबोसोम 80S और 70S आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल. यानी 80S और 70S दोनों ही तरह के राइबोसोम पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में. प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन है वो एब्सेंट होता है. प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है क्रोमोसोम के अंदर. कल ही मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको क्रोमोसोम का, जिसमें डीएनए और प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते थे. तो जो हिस्टोन प्रोटीन है वो डीएनए के साथ पाया जाता है क्रोमोसोम में यूकैरियोटिक सेल के अंदर. एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो जो प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है वो है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया. जबकि यूकैरियोटिक सेल के जो एग्जाम्पल आप देखेंगे तो उसमें है प्लांट, एनिमल, फंगी एंड प्रोटिस्ट. ये सब आपके यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है. उम्मीद करूंगी आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल समझ आ गई होगी. और इम्पॉर्टेंट इसके अंदर इनके बीच का डिफरेंस ही होता है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है. अगर डिफाइन भी पूछे व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल और व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल तो भी आप ये पॉइंट डाल सकते हैं. नेक्स्ट है आपका साइटोप्लाज्म. Cytoplasm is a jelly-like fluid lying between the plasma membrane and the nucleus. It contains various organelles and the cell inclusions. जो साइटोप्लाज्म होता है ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है. मैंने डायग्राम बताया था आपको पहले. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिससे सेल घिरी हुई होती है और न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में जो पाया जाता है लिक्विड, वो होता है आपका साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज नियरली ट्रांसपेरेंट एंड इज ऑल्सो नोन एज सिस्टोल, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और हाइलोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के नाम है, जैसे सिस्टोल भी कहते हैं इसको, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कहते हैं और हाइलोप्लाज्म भी कहते हैं. इट इज फाउंड बिटवीन द सेल ऑर्गेनेल्स. ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में पाया जाता है. एक्चुअली जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे साइटोप्लाज्म के अंदर ही तैरते रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं. The organelles compartmentalize cytoplasm so that special function can be performed in special compartment or chamber. Nucleus and cytoplasm together form the protoplasm. मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को साथ में प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है. Now function of cytoplasm. पहला है इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू वेरियस सेल्स ऑर्गेनेल्स फॉर देयर फंक्शनिंग. जो साइटोप्लाज्म है ये सेल के फंक्शंस को कंप्लीट, सेल ऑर्गेनेल्स को उनके फंक्शन पूरे करने के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है. इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द वेरियस सेल ऑर्गेनिज एंड ऑल्सो विद ECF. ये मटेरियल को सेल और अलग अलग जो दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में एक्सचेंज करवाता है, मतलब मटेरियल्स को यहाँ से वहाँ लेकर जाता है.
इट इज अ साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ द सेल. सेल की जितनी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो इसी साइटोप्लाज्म में होती है. इट इज डिस्ट्रीब्यूट द न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिक एंजाइम्स एंड द अदर सब्सटेंस इन द सॉइल. ये सेल के अंदर न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिक एंजाइम्स और जो दूसरे सब्सटेंस होते हैं उनको सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है. फिफ्थ पॉइंट है स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स सर्व्स मेनी फंक्शंस इन द सेल. साइटोप्लाज्म के अंदर जो मैट्रिक्स पार्ट होता है वो कई सारे फंक्शन, सेल के कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है. The unit membrane plays a significant role in making various small chamber or compartment in the cytoplasm. Example, viruses can explain the significance of cell membrane. Viruses do not have cellular structure, they do not have membrane, therefore virus behave like inert material outside the cell. कहने का मतलब ये है कि जो यूनिट मेम्ब्रेन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कई सारे चैम्बर्स को बनाने में और कंपार्टमेंट, साइटोप्लाज्म को कई सारे कंपार्टमेंट और चैम्बर्स को बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जैसे अगर आप वायरस को देखेंगे तो वायरस जो है सेल मेम्ब्रेन बहुत ही ज़रूरी काम करती है उसके अंदर. वायरस जो है जब का सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है तो इसके अंदर मेम्ब्रेन भी पाई नहीं जाती, इसलिए जो वायरस है वो सेल के बाहर एक मरे हुए की तरह एक्ट करता है. वायरस कैन मल्टीप्लाई इनसाइड अ लिविंग सेल ओनली. हमें पता है कि जो वायरस है वो एक लिविंग सेल के अंदर ही मल्टीप्लाई करता है, मतलब जब तक उसे कोई होस्ट ना मिले, कोई बॉडी ना मिले, वो मल्टीप्लाई नहीं करता है. तो टिल दे रिमेन आउटसाइड द लिविंग सेल, और तब तक वो लिविंग सेल के बाहर रहता है लेकिन जिंदा रहता है. When they enter a living cells, they capture its cellular machinery and start showing signs of life. और जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वायरस एंटर करता है ये उसकी सेल को यूज में लेकर अपने फंक्शंस को कंप्लीट करना शुरू कर देता है. मतलब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल की सारी एक्टिविटीज़ को अपने मतलब के लिए काम में लाता है और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को अपना बना लेता है, यानी कि अपना अटैक वायरस अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करता बढ़ता है. नाउ द सेल ऑर्गेनिल्स. एक्चुअली जो वर्ड आता है ऑर्गन और ऑर्गेनिल दोनों में डिफरेंस है. ऑर्गन और सेल ऑर्गेनिल दोनों शब्द जो है दोनों में डिफरेंस है. तो हम आपको पहले सेल ऑर्गेनिल के और ऑर्गन के भी डिफरेंस बताते हैं. पहले मैं आपको डिफाइन बता देती हूँ. To keep activities of different types separate from each other, these cells need compartmentalization and uses membranes little structure or cell organelle within themselves. तो अपनी एक्टिविटीज़ को अलग अलग हिस्सों में रखने के लिए, सेपरेट करने के लिए एक दूसरे से, ये सेल जो होती है कंपार्टमेंट बना लेती है और उन कंपार्टमेंट की चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर बना लेती है जिसे हम सेल ऑर्गेनेल कहते हैं. यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, अपने चारों तरफ मेम्ब्रेन बना लेते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि सेल के अंदर कई सारे कंपार्टमेंट, कई सारे हिस्से बने हुए हैं. तो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनेल्स. ऑर्गन्स जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, जबकि जो ऑर्गेनेल है वो सारी सेल्स के अंदर पाई जाती है. मल्टीसेलुलर अगर यूकैरियोटिक सेल्स, जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स है सारी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स पाई जाती है, जबकि ऑर्गन सिर्फ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही पाए जाते हैं. ऑर्गन्स जो बहुत बड़े साइज के होते हैं, जबकि ऑर्गेनेल्स जो है, सेल ऑर्गेनेल जो है वो बहुत ही छोटे साइज की होती है, उन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता है क्योंकि सेल के अंदर पाई जाती है. तो जब हम सेल को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो सेल ऑर्गेनेल्स को भी माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ेगा. तीसरा पॉइंट है ऑर्गन्स दे मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल. जो ऑर्गन्स होते हैं वो शरीर के बाहर भी हो सकते हैं, शरीर के अंदर भी हो सकते हैं. जैसे हाथ हमारे शरीर का ऑर्गन है वो शरीर के बाहर है, हमारा हेड, हमारा ब्रेन, हमारे लंग्स वो हमारे शरीर के ऑर्गन और हमारे शरीर के अंदर है, इंटरनल है. तो कुछ ऑर्गन एक्सटर्नल होते हैं, कुछ ऑर्गन इंटरनल होते हैं, लेकिन सेल ऑर्गेनेल जो है ऑलवेज इंटरनल. सेल ऑर्गेनेल जो है वो हमेशा इंटरनल होती है, यानी सेल के अंदर पाई जाती है और सेल हमारे शरीर के अंदर ही पाई जाती है. फोर्थ पॉइंट है ऑर्गन का. द ऑर्गन इज फॉर्म्ड ऑफ टिश्यूज ऑफ सेल्स एंड सेल्स ऑफ ऑर्गेनेल्स. जो ऑर्गन है वो टिश्यू से बनता है, ऑर्गन जो है वो टिश्यू से बनता है, टिश्यू जो सेल से बनता है और सेल जो है वो ऑर्गेनेल से बनता है. तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो ऑर्गन्स है वो ऑर्गेनेल से बने हैं, सेल ऑर्गेनेल से. जबकि ऑर्गेनेल जो है, ऑर्गेनेल्स इज मेड ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स. जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं. ऑर्गन कोऑर्डिनेट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम वाइल ऑर्गन सिस्टम फॉर्म द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऑर्गन जो होते हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के साथ संपर्क बनाते हैं, कांटेक्ट रखते हैं और ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं. और वो ऑर्गन सिस्टम जब अच्छे से काम करता है तो हमारा पूरा शरीर बनता है, फॉर्म द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. जबकि जो ऑर्गेनेल्स है, और ऑर्गेनेल्स कोऑर्डिनेट टू फॉर्म सेल्स. ऑर्गेनेल्स जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती ताकि वो सेल को बना सके और सेल के सारे फंक्शन को परफॉर्म कर सके. ये आपका डिफरेंस बिटवीन सेल ऑर्गन और सेल ऑर्गेनेल्स हो गया. नाउ
आज का टॉपिक मैं यही खत्म करती हूँ। कल जो हम पढ़ेंगे वो बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, मतलब फर्स्ट हम सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने आपको जो 3 मेजर पार्ट थे वो बस समझाए थे। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस समझा दिया, सेल मेम्ब्रेन समझा दी, साइटोप्लाज्म समझा दिया। नाउ डिफरेंट काइंड ऑफ जो ऑर्गेनेल्स है वो सब इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही फ्लोट करते हैं, तो हम उन ऑर्गेनेल्स के बारे में कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।